नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश और आपका स्वागत है ARC GS सेंटर में। अगर आपने हमारे चैनल ARC GS सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। आज का हमारा आर्टिकल भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण भाग गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन व निबंध लेखन गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। दरअसल यह पूरा विषय IAS सामान्य अध्ययन पेपर 1 इतिहास खंड से जुड़ा है। तो आइए इस विषय की शुरुआत करते हैं। लगभग तीसरी शताब्दी से छठी शताब्दी तक के भारतीय इतिहास को इतिहासकारों ने स्वर्णकाल का नाम दिया है। इस दौरान महानतम संस्कृत कवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत जैसी महान कृतियों की रचना की, तो आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञों ने पाई की गणना की। लेकिन किसी भी साम्राज्य के सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास के लिए वहाँ के प्रशासन का चुस्त दुरुस्त होना, एक शासक का नीति निपुण होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य मांग है। उल्लेखनीय है कि 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक भारत पर गुप्त वंश का शासन था। गुप्त सम्राटों के नेतृत्व में भारत ने विकास के सभी आयामों पर सफलता हासिल की। गुप्त वंशी सम्राटों ने एक शक्तिशाली तथा समृद्ध साम्राज्य का निर्माण किया। इस युग में बने भव्य मंदिर और उत्कृष्ट मूर्तियाँ आज भी हमारे सांस्कृतिक धरोहरों का हिस्सा हैं। इस विषय में हम गुप्तकाल के विशिष्टताओं, उपलब्धियों और प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले गुप्त साम्राज्य के राजनीतिक स्वरूप को समझते हैं। गुप्त साम्राज्य का उदय एक ऐसे समय में हुआ जब भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था और कुशल प्रशासन के लिए संगठित साम्राज्य की आवश्यकता थी। 320 ईस्वी में श्रीगुप्त ने इस साम्राज्य की नींव रखी। इस वंश का पहला सबसे प्रतापी शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। बाद में उसके उत्तराधिकारी सम्राट समुद्रगुप्त ने साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार किया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, क्योंकि उसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की और गुप्त साम्राज्य को गंगा के मैदानों से लेकर दक्षिण भारत तक विस्तारित कर दिया। सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य विकास की पराकाष्ठा पर पहुंच गया। उन्होंने न केवल अपने पूर्वजों की विजय योजनाओं को आगे बढ़ाया, बल्कि साम्राज्य के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास पर भी ध्यान दिया। उनके शासनकाल के दौरान भारत की सीमा पश्चिम में ईरान तक और पूर्व में बंगाल तक फैल गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के पौत्र स्कंदगुप्त के शासनकाल तक यह राजवंश फलता फूलता रहा। हालांकि स्कंदगुप्त के बाद उनके उत्तराधिकारियों के अधिक योग न होने और हुड़ों के आक्रमण के कारण इस राजवंश का धीरे धीरे पतन हो गया। लेकिन सवाल है कि इतने बड़े साम्राज्य के कुशल प्रशासन के लिए ठोस प्रशासनिक नीति का होना जरूरी था। तो आइए देखते हैं गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक नीति किस प्रकार की थी। गुप्त साम्राज्य में प्रशासनिक कुशलता और कानून व्यवस्था के शुद्धता था। केंद्रीय सत्ता के अधीन सभी विभाग कुशलतापूर्वक अपना काम करते थे, जिससे लोगों को राजनीतिक स्थिरता और सुरक्षा मिली। संगठित सेना ने गुप्त वंश के राजाओं को साम्राज्य विस्तार और सीमा सुरक्षा में सहायता प्रदान की। गुप्त सम्राटों ने केंद्रीय प्रशासन प्रणाली विकसित की, जिससे राज्य को न केवल राजनीतिक स्थिरता प्रदान की, बल्कि सम्राट की शक्ति और वैभव को भी सुदृढ़ किया। गुप्त कुशल प्रशासन के लिए राज्य को अलग अलग प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था, जिसे सुव्यवस्थित और सशक्त तरीके से प्रबंधित किया गया था। गुप्त काल की शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु सम्राट था। सम्राट को परमेश्वर, महाराजा धीराज और परम भट्टारक जैसे विशिष्ट उपाधियों से नवाजा गया था, जो उनकी सर्वोच्चता और शक्ति को दर्शाते थे। सम्राट प्रशासन के हर पहलू का अंतिम निर्णयकर्ता होता था और उसका शासन धर्म आधारित था, लेकिन कठोर होता था। सम्राट के पास सैन्य, प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियाँ केंद्रित थी, लेकिन उनके शासन में सलाहकारों और मंत्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। प्रशासन में राजा की सहायता के लिए एक राजकीय मंत्रिपरिषद होती थी,
जिसमें प्रमुख मंत्री और सलाहकार अधिकारी होते थे, जिसमें मंत्री सम्राट के प्रमुख सलाहकार थे और राज्य के विभिन्न विभागों का प्रबंधन वही करते थे। सबसे महत्वपूर्ण मंत्रियों में अगर हम देखें तो महासंधि विग्रही जो कि विदेश मामले का मंत्री होता था, महाबलाधिकृत जो सैन्य प्रमुख था और महादंडनायक जो न्याय व्यवस्था का प्रमुख होते थे। गुप्त साम्राज्य को अलग अलग प्रांतों में बांटा गया था जिन्हें भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का प्रमुख जो होता था उपरिक कहलाता था, जिसे सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता था। उपरिक के अधीन जिलों या विषय का प्रबंधन विषयपति करते थे। यह अधिकारी प्रशासनिक, सैन्य व न्यायिक कार्यों को संचालित करते थे। उनके अधीन ग्राम पंचायतें और नगरीय संस्थाएं होती थी जो गांव और शहरों का प्रबंधन करती थी। गुप्त काल में स्थानीय प्रशासन व्यवस्था का भी एक महत्वपूर्ण स्थान था। गांव की प्रशासनिक इकाई को ग्राम कहा जाता था और इसका प्रबंधन ग्राम सभा या पंचायत के द्वारा किया जाता था। यह पंचायत गांव के प्रमुख नागरिकों से मिलकर बनती थी, जो ग्रामीण विवादों का समाधान करती थी, कर एकत्रित करती थी और स्थानीय विकास के कार्यों को देखती थी। यह प्रणाली सामुदायिक सहभागिता और स्वशासन को प्रोत्साहित करती थी। गुप्त साम्राज्य में न्यायिक व्यवस्था धर्मशास्त्रों और धर्मसूत्रों पर आधारित थी। सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश होते थे, लेकिन स्थानीय स्तर पर न्याय व्यवस्था का कार्य पंचों और विषयपतियों द्वारा संचालित किया जाता था। अपराध और विवादों का निपटारा धर्म और परंपराओं के आधार पर किया जाता था। इसके अलावा गुप्त सम्राट धार्मिक रूप से भी सहिष्णु थे। हालांकि गुप्त सम्राट हिंदू धर्म के अनुयायियों थे, फिर भी उन्होंने सभी धर्मों को सम्मान दिया। गुप्त राजाओं ने हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म को भी संरक्षण दिया। गुप्त काल में विभिन्न धार्मिक संप्रदायों को मान्यता मिली और समर्थन मिला, जिससे समाज में धार्मिक संतुलन और सहिष्णुता बनी रही। उचित प्रशासनिक नीतियों की वजह से साम्राज्य में हर तरफ सुख शांति थी, जनता सुरक्षित थी और प्रसन्न थी। ऐसे में इस दौरान कला, स्थापत्य कला और साहित्य का हर तरफ विकास हुआ। तो आइए जानते हैं गुप्त काल में किस प्रकार के कला, स्थापत्य कला और साहित्य कला का विकास हुआ। गुप्त काल भारतीय कला और स्थापत्य के क्षेत्र की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण युग था। इस काल में निर्मित मंदिर, मूर्तियाँ और चित्रकला भारतीय इतिहास के सांस्कृतिक धरोहरों की महत्वपूर्ण कड़ियाँ हैं। गुप्त काल के दौरान शिल्पकला और स्थापत्य कला में अभूतपूर्व विकास हुआ। इस काल की कलात्मक विशेषताएं स्पष्ट रूप से मंदिर स्थापत्य कला में देखी जा सकती हैं। गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य की सबसे प्रमुख विशेषता नागर शैली में बने मंदिर हैं। यह मंदिर आमतौर पर ईंट व पत्थरों से बनाए गए थे और उनकी संरचना में शिखा का विशेष महत्व था। उदाहरण स्वरूप देवगढ़ का दशावतार मंदिर और सांची का विश्वव्यापी मंदिर इस समय की स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। गुप्त काल के दौरान मूर्ति कला का भी व्यापक विकास हुआ। इस काल में निर्मित मूर्तियों में गंगा, यमुना, वृषभ, शिव, बुद्ध की अद्वितीय मूर्तियां देखने को हमें मिलती हैं। मूर्तियों की अभिव्यक्ति, उनके चेहरे पर शांति और दिव्यता का भाव गुप्त काल की मूर्ति कला को अनोखा बनाता है। इसके अलावा गुप्त काल के साहित्यिक और शैक्षणिक विकास का भी स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में संस्कृत भाषा को अत्यधिक महत्व दिया गया और कई महान साहित्यकारों ने उत्कृष्ट रचनाएं की। कालिदास, जो इस युग के सबसे महान कवि और नाटककार माने जाते थे, ने इस समय अपने अद्वितीय नाटक और कविताएं लिखी। उनके द्वारा लिखित अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश और कुमार संभव आज भी भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर मानी जाती हैं। भास, विशाखा दत्त और भारवी जैसे साहित्यकारों ने भी इस काल में महत्वपूर्ण साहित्यिक योगदान दिए। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस और भारवी के किरातार्जुन इस युग के उत्कृष्ट साहित्यिक ग्रंथों में हैं। वहीं गुप्तकालीन शिक्षा की अगर हम बात करें तो इस समय नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। यह विश्वविद्यालय न केवल भारतीय छात्रों के लिए बल्कि विदेशी छात्रों के लिए भी शिक्षा का प्रमुख केंद्र थे। यहाँ गणित, भूगोल शास्त्र, चिकित्सा, व्याकरण के अध्ययन के साथ साथ संस्कृत साहित्य का भी अध्ययन किया जाता था।
चीनी यात्री फाहियान गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। सांस्कृतिक और साहित्यिक विकास के अलावा गुप्त काल में शैक्षणिक विकास को भी नई गति मिली। तो आइए जानते हैं गुप्त काल में किस प्रकार के वैज्ञानिक और गणितीय खोजें की गई। गुप्त काल में वैज्ञानिक उन्नति भी पर्याप्त मात्रा में हुई। इस समय में गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा और रसायन शास्त्र के महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई। हालांकि आर्यभट्ट और वारामिहिर जैसे महान वैज्ञानिकों ने इस युग में कई अद्वितीय खोजें की। विशेष रूप से आर्यभट्ट की पाई की गणना और पृथ्वी के परिधि के मापने की उनकी उपलब्धि अत्यधिक प्रसिद्ध है। उन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ में त्रिकोणमिति के सूत्र प्रस्तुत किए। उनके द्वारा स्थापित गणितीय और खगोलीय सिद्धांतों का प्रभाव न केवल भारत में बल्कि विश्व के अन्य हिस्सों में भी पड़ा। इसके अतिरिक्त वारामिहिर ने ज्योतिष और खगोल शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी पुस्तक बृहद संहिता खगोल शास्त्र, मौसम विज्ञान, वास्तुशास्त्र के विषयों पर लिखी गई एक अद्वितीय रचना है। इस ग्रंथ में उन्होंने ग्रहों की गति, वर्षा के चक्र और भूकंप के कारणों की विस्तार से व्याख्या की है। तो आइए अब जानते हैं कि गुप्त साम्राज्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी। गुप्त काल की सामाजिक संरचना में 4 वर्ण व्यवस्था कायम थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र प्रमुख थे। ब्राह्मणों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त थे और उन्हें शिक्षा और धर्म से संबंधित कार्यों में विशेषाधिकार प्राप्त थे। क्षत्रिय मुख्यतः योद्धा वर्ग थे, जबकि वैश्य व्यापार वर्ग में कार्यरत थे। साथ ही शूद्र सामान्य जनसंख्या के श्रमिक और सेवा प्रदाता वर्ग के रूप में कार्यरत थे। महिलाओं की स्थिति इस काल में तुलनात्मक रूप से अच्छी थी। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। कुछ महिलाएं साहित्य, कला और धर्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देती थीं। हालांकि समाज में धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति गिरावट भी आने लगी, विशेषकर विवाह और संपत्ति से संबंधित मामले में। गुप्त साम्राज्य के आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें तो साम्राज्य आर्थिक रूप से समृद्ध था। कृषि, व्यापार और उद्योग का विकास इस काल की मुख्य आर्थिक गतिविधियां थीं। कृषि का प्रमुख साधन सिंचाई और भूमि सुधार था, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। इस समय शिल्पकला और वाणिज्य में भी विकास हुआ, जिससे आंतरिक और विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला। गुप्तकालीन भारत का समुद्री व्यापार भी अत्यंत सशक्त था। भारत से रोम, दक्षिण पश्चिम एशिया और चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित थे। भारत से मसाले, रेशम, कपास और आभूषणों का निर्यात होता था, जबकि सोना, चांदी, अन्य धातुओं की आयात की जाती थी। इसके अतिरिक्त गुप्त शासन में कर व्यवस्था में अत्यंत सुव्यवस्थित थी। कृषि व्यापार पर कर लगाए जाते थे। किसानों से भूमि के उत्पादन का एक हिस्सा के रूप में कर के रूप में लिया जाता था, जिसे भाग या भूग कहा जाता था। व्यापारियों और कारीगरों से भी कर वसूले जाते थे। राजस्व का प्रमुख हिस्सा सैन्य व प्रशासनिक व्यवस्था पर खर्च होता था। बता दें कि गुप्त काल में एक मजबूत और संगठित सैन्य व्यवस्था थी। सेना को 4 मुख्य भागों में विभाजित किया गया था: पैदल सेना, अश्वारोही सेना, हाथी सेना और रथ सेना। गुप्त सम्राटों की सैन्य शक्ति ही उनके साम्राज्य के विस्तार और स्थिरता का प्रमुख कारण था। समुद्रगुप्त के विजय अभियान, चंद्रगुप्त के शासनकाल में हुड़ों के पराजय उनकी सेना की कुशलता को दर्शाती है। तो आइए एक नज़र डालते हैं इसके निष्कर्ष पे। गुप्त काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण और गौरवशाली काल था। इस काल में सांस्कृतिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक और आर्थिक उन्नति ने गुप्त वंश का नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया है। यह काल भारतीय सभ्यता के लिए एक प्रेरणादायक और उत्कृष्ट युग रहा है, जिससे कला, विज्ञान, धर्म और संस्कृति का असाधारण विकास हुआ है। गुप्त राजाओं की कुशल प्रशासनिक नीतियों और लोगों को विकसित होने के लिए माहौल तैयार किया। श्रीगुप्त से लेकर स्कंदगुप्त तक गुप्त वंश ने
भारत पे लगभग एक छत्र राज्य किया। स्कंदगुप्त के बाद धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य कमज़ोर हो गया और हुड्डों ने पश्चिमी भारत पे अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। केंद्रीय सत्ता के कमज़ोर हो जाने से छोटे छोटे नए राजवंशों का उदय हुआ और गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। तो आज दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चर्चा में विराम देते हुए नोट करते हैं आज का प्रश्न। गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? इसके सांस्कृतिक, साहित्यिक और वैज्ञानिक योगदानों का विश्लेषण कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक में। धन्यवाद।